हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल रिएक्शंस या साइड रिएक्शंस। तो पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शन से क्वेश्चन आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स वगैरह में सीधे फॉर्मूला बेस मिलेंगे। मतलब आज की क्लास में जो हम फॉर्मूलेज लिखवाएंगे सीधा उस पर वैल्यू रख के आंसर लाना होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन के लिए। अब जो बच्चे बोर्ड के लिए आए हैं कि बोर्ड में आता है, तो बोर्ड में ये नहीं आता है। बोर्ड वाले बच्चे वीडियो बंद करके, है ना, पिलो लेकर सो जाएं, एक चूहा खाएं और सो जाएं। तो शुरू किया जाए इसको। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा क्यूट सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और जो आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswala.com से जाके इसके नोट्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस या साइड रिएक्शंस। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? A से B ऐसे सिंपल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि आपको केमिकल काइनेटिक्स आती है पूरी, है ना? ठीक है, मतलब हम छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ करेंगे हम मान के चलेंगे आप सीख के आए हो। तो हम ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे थे A से B, एकदम सिंपल टाइप के। अब हम ऐसे पढ़ने वाले हैं A से एक रिएक्शन इधर हो रहा और एक रिएक्शन इधर हो रहा पैरेलल में। इसका रेट कांस्टेंट K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2। एक साथ B भी बन रहा और C भी बन रहा। हो सकता हो D, E, F, G, H बन रहा हो, पर दो वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और दो से चीज़ें समझा देंगे। उसके बाद एकदम सिमिलर फॉर्मूला 3 के लिए, 4 के लिए, आप इवन N के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे अगर N प्रोडक्ट भी दिए हों। ठीक है, अच्छा, अब हम पैरेलल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के, है ना? अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। 0 का पढ़े, फर्स्ट का पढ़े, सेकंड का पढ़े, और जो एग्जाम में सवाल आए हैं सब फर्स्ट के आए। फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाते वक्त भी बताया। तो जितने भी सवाल आए हैं पैरेलल के अभी तक वो सब फर्स्ट ऑर्डर बेस आते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। ये वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और ये वाला रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, हम क्या क्या निकालेंगे आज की क्लास में? हम कुछ फॉर्मुलेज निकालेंगे जहां से सवाल आते हैं। हम इफेक्टिव ऑर्डर निकालेंगे रिएक्शन का। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, कहीं ओवरऑल सेकंड तो नहीं है या कुछ और हो जाए। हम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इफेक्टिव हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, T हाफ। फिर हम इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करेंगे, EA। उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ C विथ टाइम कैसे वेरी कर रही ये देखेंगे। और लास्ट में हम परसेंटेज ऑफ B एंड परसेंटेज ऑफ C, प्रोडक्ट में कितना B है और कितना C है ये देखेंगे। लास्ट वाले पॉइंट से शायद आपको याद आ जाए कि ऐसे रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा, ये 76% पड़ेगा, ये 24% बनेगा। कि हम उसमें देखते थे मार्कोनिकॉफ रूल्स में कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट होगा, है ना, और ये वाला माइनर हो जाएगा। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखते थे कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग का जब होता है तो पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला मेजर होता है और मेटा वाला माइनर होता है। तो यहीं से डिसाइड होगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है वो मेजर, जिसका कम वो माइनर। ठीक है, लास्ट में आपको ये भी रियलाइज़ होगा जिसका K ज़्यादा होता है वही मेजर होता है। ये लास्ट तक आप रियलाइज़ करोगे। तो यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे और कुछ यहाँ से भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर के भी सवाल आ सकते हैं, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू किया जाए पूरी कहानी। इफेक्टिव ऑर्डर, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव हाफ लाइफ, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, ये फिर ये। ठीक है, कुछ एक आध फॉर्मूले रटने हैं, उसके बाद बाकी सब समझ लेना होगा। शुरू करें। तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपको सारी बातें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है, सब चीजें आपको पता है।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हमें ए की कंसंट्रेशन लिखनी है, हमने लिखा माइनस डी ए बाई डी टी कि ए की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगता है, इज इक्वल टू, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ से अगर हम माइनस डी ए बाई डी टी लिखना चाहें, ए से बी K1, यहाँ से अगर हम माइनस डी ए बाई डी टी लिखना चाहें कितना आएगा, K1 इंटू ए आएगा भाई। माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, इस रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा, है ना। इस रिएक्शन का रेट लिखोगे कितना आएगा, R1 अगर हम लिखें माइनस डी ए बाई डी टी आएगा विच विल बी K1A, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह से इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो माइनस डी ए बाई डी टी ये भी बनेगा, है ना। कौन सा रिएक्शन, A से C, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। इसका हम रेट लिखें तो माइनस डी ए बाई डी टी ये भी बनेगा, है ना। माइनस 1/1 डी ए बाई डी टी ऐसे ही लिखते हैं। इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होगा, K2A के। तो माइनस डी ए बाई डी टी देखो दो तरफ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा K1A, यहाँ से मिल रहा K2A। तो पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने ये चीज़ सिखाई भी थी, कैसे करना है। ऊपर वाला भी उठा लो K1A, नीचे वाला भी उठा लो K2A। बोलो पहले बात समझ में आई। मैंने रिएक्शन लिखा A से B, रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी होगा। ये तो लिखेंगे माइनस 1/1 डी ए बाई डी टी, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो K1 इंटू ए लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें हमने रेट को क्या लिखा, माइनस डी ए बाई डी टी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है तो K2 इंटू ए। तो माइनस डी ए बाई डी टी यहाँ से K1A और यहाँ से K2A। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ के, पिछले लेक्चर में भी समझाया था हमने। अब यहाँ से देखो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू ए। और इस पूरे रिएक्शन का शायद रेट भी यही होगा। ए की कंसंट्रेशन जितनी तेज डिक्रीज करेगी यही इसका ओवरऑल रेट होगा। भाई रिएक्शन यहीं से हो रहा है तो अगर हम इफेक्टिव रेट देखें तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हुए देखना है, माइनस डी ए बाई डी टी। यानी इसका जो रेट लॉ बन रहा है फाइनली, जो इसका रेट एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। यहाँ से दो बातें समझ में आ रही कि ये इसका K इफेक्टिव हुआ है कि नहीं, रेट कांस्टेंट यहाँ पे K1 प्लस K2 आ रहा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे, ओवरऑल ऑर्डर या इफेक्टिव ऑर्डर आपसे कोई पूछे, इफेक्टिव ऑर्डर कोई आपसे पूछे तो ए की पावर कितनी है 1, तो इफेक्टिव ऑर्डर भी 1 है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर 1 नीचे 1 तो मिलाकर 2 हो जाए। क्लियर हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि ये रिएक्शन अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है, रेट कांस्टेंट K1 K2, इसका रेट माइनस डी ए बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर तो K1 है, इसका रेट माइनस डी ए बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर तो K2 है। माइनस डी ए बाई डी टी दोनों से मिला तो दोनों को जोड़ दिया, ए कॉमन हुआ K1 प्लस K2। इस पूरे रिएक्शन का रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। भाई दूर से अगर यहाँ से देखो इफेक्टिवली तो ए खत्म हो रहा है तो ए के टर्म्स में लिख लिया। तो हमने कहा रेट आ रहा है K1 प्लस K2 है तो K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 एंड ऑर्डर इज 1। अब तो चाहे इसमें 2 प्रोडक्ट हो, चाहे इसमें 3 प्रोडक्ट हो, चाहे n प्रोडक्ट हो, ऑर्डर हमेशा 1 ही आएगा। K1A, K2A, K3A, K4A, KNA सब कॉमन, A कॉमन हो जाएगा, K1, K2, K3 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे D होता और K3 होता तो K1, K2, K3, E होता K4 तो K4, Kn तक होता तो जोड़ते जाते। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2, या 3 होते तो K1 प्लस K2 प्लस K3। प्रोसेस समझ में आ गया। 2 का ही आएगा 100%, फिर भी आपको जानना चाहिए कि 3 का आए तो क्या करेंगे। मिटा दें इसको, हाफ लाइफ सिखाएं, मिटा रहे हैं इसको, बिना ढक्कन गिरे लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। हाफ लाइफ सिखाएं आपको, नोट कर लिया है, ओके ये हटा दें, ओके। चलिए हाफ लाइफ सीखते हैं। मान लो इस रिएक्शन की हाफ लाइफ है T12 और इसकी हाफ लाइफ है T12। अपने आप में ये फर्स्ट ऑर्डर, अपने आप में ये भी फर्स्ट ऑर्डर, और पूरे की हाफ लाइफ मान लेते हैं T12 इफेक्टिव। ठीक है, तो T12 इफेक्टिव किसके बराबर होगा भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको रिलेशन याद है, T1/2 किसके इक्वल होता है 0.693/K के। तो T12 इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन K
इफेक्टिव के, यानी 0.693 अपॉन के इफेक्टिव कितना है K1 प्लस K2। ये तो सबको पता होगा, T हाफ इज 0.693 बाई के। यहाँ से आप लिख सकते हो T1/2 इफेक्टिव। अब देखो 0.693, अब ध्यान दो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी K1 की जगह आप लिख सकते हो 0.693 अपॉन T हाफ 1 और K2 की जगह 0.693 अपॉन T हाफ 2 और ये हो गया T हाफ इफेक्टिव। बोले ये कर सकते हैं भाई, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है तो K1 क्या T हाफ के साथ क्या K का रिलेशन T हाफ के साथ यही होता है, तो K की जगह 0.693 अपॉन T हाफ 1 T हाफ 2, 0.693 कॉमन होगा, ऊपर नीचे कैंसिल, 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2, इसको इधर ले आओ, T हाफ इफेक्टिव इधर ले जाओ, फाइनल एक्सप्रेशन 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2, यही होगा। 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2, इसको इधर ले आएंगे, 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2, इसको इधर ले आया और T हाफ इफेक्टिव उधर गया, 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2। तो अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो हाफ लाइफ तक वाले। मान लो यहाँ पे तीसरा आ जाता तो 1 अपॉन T हाफ 3, चौथा आ जाता 1 अपॉन T हाफ 4। तो K इफेक्टिव को सीधा सीधा जोड़ते जाना है और T हाफ में कुछ कुछ पैरेलल रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन जैसा है ना, देखो ये पैरेलल में नहीं लग रहा रेजिस्टेंस लगे हैं, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, वैसा कुछ फॉर्मूला T हाफ का आया। K सीधा सीधा ऐड होगा, T हाफ के लिए 1 अपॉन, यहीं पे n तक होता तो 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2 1 अपॉन T हाफ 3 अप टू n। हो सकता हो T हाफ दिया हो सकता हो एग्जाम में K दिया हो, तो K दिया हो सीधा सीधा वैल्यू, तब तो K इफेक्टिव निकाल के T हाफ इफेक्टिव 0.693 अपॉन K इफेक्टिव। एग्जाम में ज़्यादातर टाइम K1 K2 देता है, तो K1 K2 जोड़ो K इफेक्टिव फिर T हाफ इफेक्टिव, अगर हाफ लाइफ दिए तो भी कर लोगे। तो दो चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई, इफेक्टिव ऑर्डर इसका 1 ही रह गया, K इफेक्टिव K1 प्लस K2 हो गया और 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव का फॉर्मूला मिल गया। अब बात करते हैं इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने एक फॉर्मूला ये लिख लिया, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। अब K से एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे जाएं? आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन याद आया क्या था? K इज इक्वल्स टू A डॉट E की पावर माइनस EA बाई RT, वेयर EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहां K इफेक्टिव की जगह हमने लिखा क्या होगा, A इफेक्टिव डॉट E की पावर माइनस EA इफेक्टिव बाई RT। K1 की जगह A1 डॉट E की पावर माइनस EA1 बाई RT और K2 की जगह A2 डॉट माइनस E की पावर EA2 बाई RT लिख सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन हमने सब पे लगा दी, यहाँ K इफेक्टिव के लिए A इफेक्टिव और एक्टिवेशन एनर्जी को EA इफेक्टिव, यहाँ K1 तो A1 EA1, क्योंकि ये डिफरेंट रिएक्शन है, समझो ना। K1 वाला अपना एक रिएक्शन था, K2 वाला अपना रिएक्शन, हर रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी फैक्टर अपना होगा, हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपनी अपनी होती है, और जो कंबाइंड एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव उसको ये बोला। अब क्या करें, हमको तो एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव का फॉर्मूला चाहिए, कुछ EA1 EA2 के टर्म्स में मिल जाए, जैसे K मिल गया K1 प्लस K2 हाफ लाइफ 1 अपॉन T हाफ 1 1 अपॉन T हाफ 2 से 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, इस तरह से ये भी कुछ इनके टर्म्स में मिले। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, A इफेक्टिव कांस्टेंट डॉट E की पावर x, E की पावर x का डिफरेंशिएशन E की पावर x, तो माइनस EA इफेक्टिव कोई फर्क नहीं अपॉन RT। फिर शायद इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेन रूल लगाएंगे, अंदर घुस के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस EA इफेक्टिव बाई RT।
सिमिलरली इन टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा, a1 डॉट ई की पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी, फिर चेन रूल के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया ई ए वन बाई आर टी, इसी तरह से a2 डॉट ई की पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी, और चेन रूल लगा के फिर इसको डिफरेंशिएट किया ई ए टू बाई आर टी। यहाँ से आर टी कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो टर्म है ये के इफेक्टिव ही तो है, के इज इक्वल्स टू ए डॉट ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, के इज इक्वल्स टू ए इफेक्टिव डॉट ई की पावर माइनस ए इफेक्टिव बाई आर टी। ये क्या है? के इफेक्टिव, तो दिस इज के इफेक्टिव एंड व्हाट इज दिस? ई ए इफेक्टिव। ये पूरा टर्म k1 है, अरे यार यही तो डिफरेंशिएट हो क्या आया, बाद में इसको डिफरेंशिएट किया, यानी ये k1 आ गया EA1 और वो k2 आ गया EA2। बोलो समझे, इसीलिए डिफरेंशिएट किया। ये पूरा देखो क्या, यही वापस छपा कि नहीं छपा, साथ में ये आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया k2। यहाँ से EA इफेक्टिव इज इक्वल्स टू k1 EA1 प्लस k2 EA2 अपॉन k इफेक्टिव। एंड व्हाट इज k इफेक्टिव? k1 प्लस k2, खत्म। यहाँ फॉर्मूला लिख दे, ई ए इफेक्टिव इज इक्वल्स टू k1 EA1 प्लस k2 EA2 अपॉन k इफेक्टिव इज k1 प्लस k2। यहीं पे अब मान लो भी तीन साइड रिएक्शन, तीन पैरेलल रिएक्शन होते तो k3 EA3, 4 तो k4 EA4, नीचे k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रहना चाहिए। k का याद रखो, k1 प्लस k2 है, हाफ लाइफ निकाल लोगे फिर इजी है, 1/t हाफ, 1/t हाफ, ये याद रखना पड़ेगा, वरना ये डिराइव करना एग्जाम में इतना आपके पास टाइम ना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में, वो आपको सीधा k1 की वैल्यू k2 की वैल्यू हाथ में आपके थमा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपके हाथ में थमा देगा और बोलेगा कि अब बताओ इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो याद रखना है k1 EA1 k2 EA2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C वर्सेस टाइम के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, अभी हम सब समराइज कर देंगे लास्ट में, टेंशन मत लो। कंसंट्रेशन ऑफ C वर्सेस टाइम। अब यहां आपको पुरानी नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। चलो, तो A से बना B और A से ही बना C, ये K1 ये K2। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ A की सिर्फ बात करें, जरा ध्यान देना, अभी हमने लिखा था माइनस DA बाई DT इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2A, ये लिखा था हमने। कैसे लिखा था? हमने कहा कि A से B एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K1 और A से C एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K2। हमने बोला इस रिएक्शन का रेट किसके बराबर है? माइनस DA बाई DT के, जो कि हो जाएगा K1A। इसी तरह से हमने कहा इस रिएक्शन का रेट किसके बराबर है? माइनस DA बाई DT के, जो कि हो जाएगा K2A। फिर हमने कहा DA बाई DT यहाँ से भी मिला, यहाँ से दोनों को जोड़ दो। फिर हमने कहा कि माइनस DA बाई DT इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू A। अब हमको A का एक्सप्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप A को इधर लाओगे, माइनस DA बाई A इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू DT। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, पहचान रहे हो फर्स्ट ऑर्डर में किया था ये सब। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माना, टाइम 0 माना, फाइनल कंसंट्रेशन A माना, टाइम T माना। वो लॉग वाला एक्सप्रेशन और वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन याद है, क्योंकि लॉग वाले में तो A वर्सेस टाइम नहीं था। ये चीज़ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए की थी। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता सिंपल वाला एकदम, तो DA बाई A इज इक्वल्स टू K DT माइनस K DT, है ना, ये माइनस इधर ले जाते या यहीं रख लो। चलो, ये हमने किया था, याद आया? और इसको इंटीग्रेट करके लॉग का टर्म आया था, और क्या आया था चलो देख लेते हैं। ये आएगा लॉग A, कहाँ से कहाँ? A0 से A, माइनस को इधर कर लो। चलो,
इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग, बोलो सही कर रहे हैं, मान लो k1 प्लस k2 की जगह k है, k इफेक्टिव है, ठीक है, यही मान लो k इफेक्टिव है। चलो कर लेते हैं पूरा, इसको मान लो k इफेक्टिव इंटू डी टी, ठीक है। k1 प्लस k2 k इफेक्टिव लिख सकते हैं, माइनस को इधर भेज दिया, इंटीग्रेट किया a नॉट से a, 0 से t आओ कर लेते हैं। तो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस ई ए नॉट से a, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, k इफेक्टिव भी बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, 0 से t, तो t ही आएगा। बोलो सही है, मैंने k1 प्लस k2 क्या लिख लिया, k इफेक्टिव डिराइव कर दे रहे हैं, वरना हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, तो वही हम डिराइव करने जा रहे हैं, ए वर्सेस टाइम। खैर, तो हमने बोला इसको के इफेक्टिव लिख लेते हैं, लिख लिया, और उसके बाद हमने डी टी इंटीग्रेशन किया, टी 0 से टी, वही लॉग है, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। अब इस एक्सप्रेशन की जगह आप लिख सकते हो ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के वन plus K2 into T. This is the concentration of A with respect to time. This is how concentration of A is varying with respect to time. A naught e की पावर माइनस K1 plus K2 T. A naught क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, A naught क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ K1 K2 कांस्टेंट है। क्लियर हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज हम बहुत इजीली लिखते थे यहाँ पे कि A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यहाँ K की जगह K इफेक्टिव ने रिप्लेस कर लिया, बस यही तो डिफरेंस है। तो A की तो कहानी खत्म हो गई बहुत इजीली, इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, आपको याद हो, कंसेंट्रेशन ऐसे डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। तो A की कहानी तो बहुत इजीली खत्म हुई, कैसे खत्म हुई, A इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब आते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी पे, मिटा रहे, छापना हो छाप लें, पॉज करके, हो गया, ओके। अब आते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी पे, जहां से सवाल सबसे ज्यादा आपको मिलने के चांस हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ बी कैसे निकाला जाए, क्या यहीं से हम रेट को प्लस dB बाई dt भी लिख सकते हैं? अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बी निकालने चले तो क्या इस वाले को हम रेट इज इक्वल टू प्लस 1/1 dB बाई dt, यानी dB बाई dt बराबर है K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ। कंसेंट्रेशन ऑफ ए का टाइम से रिलेशन मिल चुका है, रख दो यहाँ पे, तो dB बाई dt इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। यहाँ से dt इधर भेज के इंटीग्रेट लगा दो, dB इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी dt, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी सही है। यहाँ पे टाइम हम इनिशियली मान लेते हैं 0, और शुरुआत में B का कंसेंट्रेशन कितना, B नॉट, ऐसी गलती मत करना, B प्रोडक्ट है, A का शुरू में A नॉट मान सकते हो, जब टाइम 0 है तो A नॉट है, जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर में खैर 0 कभी नहीं होता, ये भी आपको पता होगा, बट जब टाइम 0 है तो आपने बोला इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका A नॉट वो चलता है, A वाले में चल रहा था, B में भैया जब टाइम 0 रखोगे तो B भी तो 0 होगा, C भी तो 0 होगा, ये तो प्रोडक्ट है ना, शुरू में है ही नहीं, तो जब टाइम 0 तो ये 0, जब टाइम t तो ये b। इसको इंटीग्रेट करो इस तरफ, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा आपको, देखो dB का इंटीग्रेशन b आएगा, 0 से b करोगे तो b ही निकलेगा, b माइनस 0। इधर K1 ए नॉट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x ही हो जाता है ना, पर x नहीं है साथ में, यहाँ पे n भी लगा है, चेन रूल वाला हाल, पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइडेड बाई
माइनस बी है ना, k1 प्लस k2। देख लो इंटीग्रेट सही किया, e की पावर माइनस nx, तो e की पावर माइनस nx डिवाइडेड बाई माइनस n। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके t तक जाना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू k1 a0। अब यहाँ पे पहली बार t रखोगे, इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस k1 प्लस k2 को बाहर ले लिया, e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी माइनस e की पावर, ये एक माइनस k1 प्लस k2 को बाहर लिया, e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, फिर t की जगह 0, e की पावर माइनस 0, माइनस 0 मतलब 1 अपॉन e की पावर 0 मतलब 1। इस माइनस को अंदर भेज दो, कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू k1 a0 अपॉन k1 प्लस k2, 1 माइनस, माइनस को अंदर भेजिए यहाँ से, तो 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ B। बोलिए समझ में आ गया? अब कंसंट्रेशन ऑफ C निकालना है तो सेम प्रोसेस होगा, यहां से निकाल लोगे, प्लस dC बाई dt, और dC बाई dt K2A लिखोगे, K2A रहेगा, बाकी सेम कहानी, एकदम सिमिलर एक्सप्रेशन आना चाहिए। यहाँ K1 A0 की जगह K2, तो कंसंट्रेशन ऑफ C पूरी कहानी सेम, K1 की जगह K2, K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2, साफ लिखो, K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2, 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। बोलो सही है ये? सिमिलर एक्सप्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम, A विथ टाइम, C विथ टाइम सब आपको मिल गया, नोट कर लें। फिर परसेंटेज ऑफ B एंड परसेंटेज ऑफ C इन प्रोडक्ट देखा जाए। नोट कर लिया? देखो ये फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये आपको याद ऐसे रख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने बताया ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो A इज इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस KT, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर में आपको पढ़ाया भी था, ग्राफ भी इसका बना के दिखाया था कि A वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगी। ये दोनों बिल्कुल नहीं याद रखना है, ये याद रखना है और फिर उसके बाद तो पूरा मैकेनिज्म है ये, उसके बाद तो आप समझ सकते हो, रेट लिख लोगे फिर ये करके इंटीग्रेट कर लोगे। इतना लंबा एक्सप्रेशन किसको याद रहेगा, मिटा रहे? अच्छा, तो ये सब आपको मिल गया। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 और B और C का वो है। मान लो हमसे पूछ लिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B टू कंसंट्रेशन ऑफ C। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ देख रहे हो सिमिलर दिख रहा है, तो ये कैंसिल, A0 K1 प्लस K2 सब कैंसिल, क्या बचा K1 बाई K2। बड़ी ही ये आश्चर्य की बात है कि जो रेट कांस्टेंट जुड़े थे उनके साथ वही रेशियो में दिखे, यानी B और C में से ज़्यादा वही बनेगा जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा। यही मैंने शुरू में बोला था कि जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा है वो तेज भी होगा। रेट कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब उसका रेट तो ज़्यादा होगा, तेज भी होगा और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने रेट कांस्टेंट पे। अब यही मान लो कि 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते, 3 प्रोडक्ट होते, 4 प्रोडक्ट होते, तब क्या? तब हम इतना बोलते कि सारे प्रोडक्ट अपने रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो यहीं पे मान लो 3 प्रोडक्ट हो तो K1 बाई K2 बाई K3 थोड़ी ना लिखोगे, 3 प्रोडक्ट होते तो आप बोलते कंसंट्रेशन ऑफ B इज टू कंसंट्रेशन ऑफ C इज टू कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल्स टू K1 इज टू K2 इज टू K3। मतलब सारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपने अपने रेट कांस्टेंट से प्रोपोर्शनल है, जिसका रेट कांस्टेंट जितना बड़ा उसका परसेंटेज उतना ज़्यादा। परसेंटेज की बात आ गई तो बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ B। तो परसेंटेज किसका निकालते हैं? प्रोडक्ट का। तो ऊपर रख लेंगे B का कंसंट्रेशन, नीचे टोटल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से हम B का कंसंट्रेशन K1x मान सकते हैं, हाँ बस C का कंसंट्रेशन तब K2x हो जाएगा, रेशियो में दिया है ना, तो ये K1x K2x मान सकते हैं ना, क्योंकि कटना ही है सब,
एक्स 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 मर गया, तो परसेंटेज ऑफ बी आपको मिला K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सी जब निकालोगे तो इस केस में इसका रेट कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम में, सीधा K1 K2 दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी, डी, ई, भाई और ढेर सारे हो जाएंगे, ऊपर उस वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, नीचे टोटल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? तो ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ए वाली कहानी याद रखो और उसकी पूरी जो स्टोरी। ठीक, तो परसेंटेज यील्ड से सवाल ज़्यादा आते हैं कि किसका परसेंटेज कितना। बहुत आसान है, आपको रेट कांस्टेंट दोनों रिएक्शन का दे दिया, एक का बोल दिया कि मान लो 2 सेकंड इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स में देगा। एक का बोल दिया 5 सेकंड इनवर्स है, सीधा पूछा परसेंटेज ऑफ बी कितना है, 2/7 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ सी 5/7 इंटू 100। तो ऐसे उड़ाना है सवाल, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, है ना। 10 मिनट इनवर्स है, एक का बोल दिया 12 मिनट इनवर्स है, परसेंटेज सीधा पूछेगा क्या करेंगे, तो 10/10 और 12 22 इंटू 100, 12/22 इंटू 100। तो आपने आज पढ़ा कि के इफेक्टिव कैसे निकालना है, सिंपली ऐड करके। 1/T हाफ इफेक्टिव कैसे निकालना है, पैरेलल में जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आपने देखा इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलनी है, K1 EA1 K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। और लास्ट में आपने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ B बटे C इज K1 बाई K2, और ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो सब अपने अपने रेट कांस्टेंट से प्रोपोर्शनल। पर सवाल आएगा 2 ही प्रोडक्ट का, ये भी एक बात कंफर्म होती है। तो इस पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।